Hello everyone, welcome to Pahar IAS. My name is Gaurav Yadav, and let's start with the today's current affairs video. So the first news that we are going to discuss is India Singapore to link fast payment system. तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मॉनेटरी ऑडिटरी ऑफ सिंगापुर हैज अनाउंस अ प्रोजेक्ट टू लिंक देयर रेस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर टू फैसिलिटेट इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर। तो आरबीआई ने और जो सिंगापुर की मनी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि जो इंडिया का फास्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई जो हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन पे पेटीएम इन सब में जो यूपीआई सिस्टम यूज़ होता है वो और सिंगापुर का पे नाउ उन दोनों का मर्जर किया जाएगा और उन दोनों का एक फास्ट पेमेंट सिस्टम मिला के बनाया जाएगा ताकि सिंगापुर और इंडिया में फास्टली फंड्स ट्रांसफ़र हो सके क्रॉस बॉर्डर। मतलब ऐसा ना हो कि अगर सिंगापुर के इंसान को किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है तो वो फिर यूपीआई पे आए और इंडिया वाले को फिर पे नाउ यूज़ करना पड़े, तो वो एक दूसरे में कर सकते। तो ऐसा आरबीआई और मनी अथॉरिटी सिंगापुर ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इसके बारे में और देखते हैं। लिंकेज इज टारगेटेड टू बी ऑपरेशनलाइज बाई जुलाई 2022, तो ये जुलाई 2022 तक हो जाएगा। और द यूपीआई एंड पे नाउ लिंकेज विल एनेबल यूजर्स टू ईच ऑफ द टू फास्ट सिस्टम्स टू मेक इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस विदाउट अ नीड टू गेट ऑनबोर्डेड ऑन द अदर पेमेंट सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि बिना दूसरे पेमेंट सिस्टम पर जाए हुए वो एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर धीरे धीरे जैसे आज इंडिया और सिंगापुर का हुआ है, अगर ऐसे ही आज से कुछ साल बाद 10-20 साल जो भी होंगे उसके बाद अगर सारे कंट्रीज़ में ये हो जाएगा कि वहाँ के फास्ट पेमेंट सिस्टम ऐसे मर्ज हो जाएंगे या एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र कर सकते तो दुनिया भर में फ़ंड ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो UPI is India's mobile-based fast payment system that facilitate customers to make round-the-clock payments instantly using a virtual payment address created by the customer। तो UPI जो है जैसे हम सबको पता है कि वो फास्ट पेमेंट सिस्टम है इंडिया का जो कि कस्टमर को राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक के टाइमिंग का वेट नहीं करना पड़ता, यूजिंग अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो कि कस्टमर वो खुद बनाता है। और जैसा यूपीआई इंडिया में वैसा पे नाउ है सिंगापुर का। पे नाउ इज द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ सिंगापुर दैट इनेबल पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफर सर्विस। Second news is passenger variant Dornier (PVD). Indian Navy has handed over a passenger variant Dornier aircraft on lease to Maritime Air Squadron of National Coast Guard Mauritius। तो इंडियन नेवी ने एक पैसेंजर वेरिएंट डोर्नियर एयरक्राफ्ट को लीज पर दिया है। किसको दिया है? मैरीटाइम, जो नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस है उसका जो मैरीटाइम एयर स्क्वाड्रन है उसको दिया है। देखते हैं इसके बारे में और। The aircraft was presented to Mauritius Police Force at an official ceremony on Monday। तो मॉरिशस पुलिस फोर्स को ये दिया गया है मंडे को। MSN 4059 ये एयरक्राफ्ट का नाम है, MSN 4059 has been leased to MPF by the Indian Navy on gratis basis to support the current increased load on air operation। तो ये परमानेंटली नहीं दिया गया है, तो ये मॉरिशस पुलिस फोर्स को इंडियन नेवी के द्वारा ग्रेटिस बेसिस पे दिया है क्योंकि अभी वहाँ पे एयर लोड जो है पैसेंजर का जो लोड है करंटली इंक्रीज लोड ऑफ एयर ऑपरेशन, इसलिए अभी दिया गया है। और नेक्स्ट ईयर HAL शैल बी हैंडिंग ओवर अ ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट PVD टू मॉरिशस एंड दिस परचेज हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। तो नेक्स्ट ईयर HAL जो है अभी जैसे ये जो पुराना एयरक्राफ्ट दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, नेक्स्ट ईयर HAL उनको ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ आर्ट PVD देगा मॉरिशस को, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर फैसिलिटेट हुआ है। थर्ड न्यूज़ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो रिजर्वेशन एंड जैसे 2018 में एक जर्नल सिंह जो जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब वो दोबारा उस चीज़ को रीओपन नहीं करेगी। इट इज़ नॉट रेडी टू रीओपन अ डिबेट ऑन इट जजमेंट ग्रांटिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो 2018 वाले जजमेंट में उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन को ईजी कर दिया था और उनको तो उस चीज़ को दोबारा से जैसे कुछ स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करी कि उस चीज़ को दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब वो दोबारा इस डिबेट को अभी रीओपन करने नहीं चाहती है। तो देखते हैं उसके बारे में, पुरानी न्यूज़ के बारे में कि क्या था। It reiterated that it was up to state government to find ways and means to implement the court June's 2018 judgment on the issue। तो उनका ये कहना है कि जो 2018 का जजमेंट था तो अब वो जजमेंट देने का स्टेट के ऊपर है कि उस चीज़ को उस जजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रीओपन नहीं करेगी।
In a judgment in 2018, a constitutional bench led by the then Chief Justice of India, Deepak Mishra, modified a 2006 judgment that required state to show quantifiable data to prove the backwardness of scheduled caste, scheduled tribe community in order to provide quota and promotion in public employment. तो 2018 के जजमेंट में क्या हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि चीफ जस्टिस उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने लेड करी थी, तो उन्होंने 2006 के जजमेंट को मॉडिफाई किया था। 2006 का जजमेंट किया था। 2006 में एक केस था, उसमें जजमेंट आया था कि अगर स्टेट को पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर एससी और एसटी को प्रमोशन देने हैं, मतलब अगर उसमें रिजर्वेशन देने हैं प्रमोशन में, तो उनको कुछ क्वांटिफाइबल डेटा दिखाना पड़ेगा। मतलब ऐसा डेटा दिखाना पड़ेगा जिससे प्रूव हो कि वो बैकवर्ड हैं। उनकी बैकवर्डनेस प्रूव करने के लिए दे नीड क्वांटिफाइबल डेटा। तो 2018 वाले जजमेंट में उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया और ये क्वांटिफाइबल डेटा वाला पॉइंट हटा दिया गया था। द 5 जज बेंच जजमेंट इन जर्नैल सिंह, जो ये केस है जर्नैल सिंह केस इन 2018, हैव गिवन अ ह्यूज फिलिप टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सेलरेटेड प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इस चीज़ को बहुत एक मतलब बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले क्या अगर क्वांटिफाइबल डेटा शो करना था स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था प्रमोशन देना या ना देना। क्योंकि अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो कह देंगे देयर इज नो क्वांटिफाइबल डेटा, अगर वो देना चाहेंगे तो है क्वांटिफाइबल डेटा। तो जो ये जर्नैल सिंह का केस था, दैट गिवन अ ह्यूज फिलिप टू गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सेलरेटेड प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो राइटिंग द वर्डिक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 3 years अगो, जस्टिस रोहिंटन नरिमन, जो उस टाइम जो एक उसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें एक जज थे जस्टिस रोहिंटन नरिमन, जो अब रिटायर हो चुके हैं, हैज हेल्ड दैट द रिक्वायरमेंट टू हैव क्वांटिफाइबल डेटा बिफोर ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू SC ST वाज कॉन्ट्रारी टू एन अर्लियर 9 bench वर्डिक्ट इन इंदिरा शाहानी केस। तो उनका ये कहना था, जब 2018 में उन्होंने जजमेंट दिया और इस चीज़ को मॉडिफाई किया, क्वांटिफाइबल डेटा वाला पॉइंट को हटाया, तो उनका ये कहना था कि ये क्वांटिफाइबल डेटा मांगना, मतलब इस चीज़ का एक शर्त रखना, वो कॉन्ट्रारी है जो इंदिरा साहानी केस जो है 9 bench का केस है इंदिरा साहानी, जिसमें OBC को रिजर्वेशन दिया गया था और जिसमें 50% कैप रखा गया रिजर्वेशन का। तो जो एक लेजेंडरी इंदिरा साहानी केस है, तो उस चीज़ का कॉन्ट्रारी है। उनका कहना है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं या उनको देना चाहिए रिजर्वेशन, और इसमें आपने एक ये शर्त रख दी क्वांटिफाइबल डेटा की, तो दैट वाज कॉन्ट्रारी टू दिस जजमेंट, इंदिरा साहानी जजमेंट। तो उनका ये कहना था और इस पॉइंट को रखने के बाद इसको हटा दिया गया था। Fourth news is Forest Right Act 2006. After a long delay, the Jammu and Kashmir government has decided to implement the Forest Right Act 2006. तो जम्मू और कश्मीर जो FRA था, FRA पूरे इंडिया में लागू था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, क्योंकि जैसा हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग उनका था, वो मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक लॉन्ग डिले के बाद फाइनली फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू कर दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में। दिस विल एलिवेट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ साइजेबल सेक्शन ऑफ 14 lakh पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज इंक्लूडिंग गुज्जर, बकरवाल्स एंड गड्डी सिपीज इन यूनियन टेरिटरी। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट से क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको उनके सोशो और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि ट्राइबल जो फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस हैं और फॉरेस्ट की जो लैंड है उस पर ट्राइबल्स का एक हक है जो उसको फिक्स कर देता है। ये एक्ट का एक मतलब एक जिस्ट है ये। तो इससे क्या होगा, आप अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो दिस विल एलिवेट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ साइजेबल सेक्शन ऑफ 14 lakh पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल, जो वहाँ की 14 लाख पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। और इन जो ट्राइबल्स और नोमैडिक कम्युनिटीज़ में जो मेन कम्युनिटीज़ हैं वो हैं गुज्जर, बकरवाल्स एंड गड्डी सिपीज। ये वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर देयर आर ग्रोइंग केसेस ऑफ एविक्शन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड इन पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली एंड जम्मू रीजन। द गवर्नमेंट टर्म दैट इलीगल इंक्रोचर, बट द रीजनल पार्टीज अक्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्टिंग अबव द लॉ इन दीज केसेस। तो अगर पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से निकाल दे रहा था, और एक एविक्शन के नाम पे या फिर फॉरेस्ट की रीडेवलपमेंट के नाम से जो ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था और कह दिया जाता था दे आर इलीगल इंक्रोचर, मतलब वो इलीगली फॉरेस्ट को हड़प के बैठे हैं, ऐसा कह के उनको निकाल दिया जाता था। तो गवर्नमेंट का तो कहना था दे आर इलीगल इंक्रोचर, लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ थी वहाँ पर जो क्या कहते हैं जो वहाँ पर ट्राइबल एक्टिविस्ट थे या फिर और एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनका कहना था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अबव द लॉ एक्टिंग कर रहा है, मतलब अबव द लॉ एक जो लॉ नहीं है, इलीगली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको निकाल रहा है।
The Union Territory saw the arbitrary demolition of Gujjar and Bakarwal's houses during a forest reclamation drive in the contravention of Forest Right Act of 2006. तो जम्मू एंड कश्मीर में ये भी हुआ कि जो गुज्जर और बकरवाल के घर थे जंगलों में, उनको भी वहाँ से तोड़ दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो उस सब चीज़ों के चलते अब जाके फॉरेस्ट राइट एक्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जावेद राही, ए ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट, टर्म द JNK गवर्नमेंट मूव ए हिस्टोरिकल ओकेजन। तो ये जावेद राही हैं, एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं जो ट्राइबल के हक के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि दैट इज़ अ हिस्टोरिक ओकेजन कि अब FRA वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। Fifth news is digital agriculture. Digital agriculture, why it is in news, let's discuss. The Agriculture Ministry signed agreements with Reliance Jio Platform, ITC, Cisco, NCDEX, E-Markets, NinjaCart to develop agri-tech solution using its national farmer database, which include information of 5.5 crore farmers. तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने रिलायंस जियो के साथ ITC, सिस्को, NCDEX, E-Market और निंजाकार्ट इन सारे प्लेटफॉर्म के साथ मिलके एग्री टेक सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। और वो यूज़ मतलब कैसे करेंगे कि उनका जो फार्मर का डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब जहाँ पे 5.5 करोड़ का 5.5 करोड़ फार्मर्स का डेटा है, उसको यूज़ करके एक टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाएंगे फार्मर्स के लिए। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा इस सॉल्यूशन में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय इन्फ्यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर सेड, जैसे अगर हम देखें कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका और रशिया, चाइना या फिर और भी जो बड़े बड़े जो फार्मिंग नेशंस हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है, तो उनकी अगर उतने ही लैंड में जितना हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अगर एक फैक्ट के हिसाब से देखा जाए कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ज़्यादा है, बट स्टिल हमारी जो आउटपुट है वो उतनी नहीं है जितनी वहाँ है, क्योंकि वो चीज़ों को टेक्निकली यूज़ करते हैं। वहाँ पर टेक्निकल सॉल्यूशंस आज से नहीं बहुत सालों से हैं, और हमारे यहाँ अगर पिछले 5, 6 या 10 सालों में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि लोग टेक्निकल सॉल्यूशंस यूज़ करने लगे हैं। अदरवाइज़ क्या होता था, हाथ से हार्वेस्ट होता था, मतलब लोग खुद हार्वेस्ट करते थे या फिर मजदूर लगा के हार्वेस्ट करते थे। सारी चीज़ मशीनों का यूज़ कम था। वहाँ पे मशीनें आज से शायद 20 या 30 साल 40 साल पहले से मशीनें यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए वहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा था। अब धीरे धीरे मैकेनाइज्ड हो रही है हमारी फार्मिंग, बट स्टिल अभी हम बहुत पीछे हैं। तो उस चीज़ को टेक्निकल सॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए ये जो है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी में से एक एफर्ट है ये वाला जो पार्ट है, जो अभी जो इसकी हम बात कर रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर की, ये उसी एफर्ट का एक पार्ट है। द पायलट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड 1 टू मॉनिटर सॉइल कंडीशन। अब इसमें क्या क्या होगा, पहला होगा कि मॉनिटर सॉइल कंडीशन, की सॉइल कंडीशन मॉनिटर की जाएगी। इससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ के लिए जिस चीज़ के लिए वो, जैसे अगर हम बात करें कि राइस है, राइस एक वाटर इंटेंस क्रॉप है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहीं होनी चाहिए, तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ ना करें। या सॉइल जिस चीज़ के लिए अच्छी है, कहीं पे सॉइल शुगर केन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं, और कहीं पे सॉइल वीट क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम सॉइल कंडीशन को मॉनिटर करने के बाद करें, अगर क्रॉपिंग करें या फार्मिंग करें, तो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो उसमें से एक है जो ये प्रोजेक्ट है, उसमें एक है कि मॉनिटर सॉइल कंडीशन, एंड अनदर इज टू हेल्प द पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस। और पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस को बनाया जाएगा। जैसे 2 लिंकेजेस होते हैं, एक होता है कि प्री हार्वेस्ट, यानी कि जो हम लोग जब बीज देते हैं या फिर किसी फसल करते हैं तो उससे पहले के जो लिंकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब की जो सप्लाई होती है, दीज आर प्री हार्वेस्ट लिंकेजेस। और पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस क्या होते हैं कि जब फसल पक गई है तो, और उसको कटने के बाद जो लिंकेजेस, जैसे हमें मार्केट चाहिए होगा, मंडी चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, तो ये जो, और उसके बाद जैसे अगर हम हॉर्टिकल्चर या सब्जियां उगा रहे हैं तो हमें रेफ्रिजरेशन बेंच चाहिए होंगी, तो ये सारे जो होंगे पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेज होंगे, और तो उनको डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, मॉनिटर सॉइल कंडीशन एंड डेवलप पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेजेस आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड विल ड्रॉ द नेशनल फार्मर डेटाबेस। द सेंटर has asked states to attach land records to database to grow its to 8 करोड़ फार्मर। तो सेंटर ने स्टेट्स को भी कहा है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, उसको भी इस डेटाबेस में बढ़ाएं ताकि वो 8 करोड़ फार्मर्स तक पहुंच सकें। तो NCDEX जो उनमें से एक है उसके बारे में बात करते हैं। NCDEX की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड इज एन इंडियन ऑनलाइन कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज बेस्ड इन मुंबई। तो NCDEX जो है वो कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है ऑनलाइन, वो मुंबई में बेस्ड है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6th न्यूज़ प्रोजेक्ट उड़ान। तो ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत सही लगा ये चीज़। विद एन एम टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर्स दैट मेक स्टूडेंट फेस व्हेन दे जॉइन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, IIT बॉम्बे लॉन्च प्रोजेक्ट उड़ान। तो अगर हम देखें कि इंजीनियरिंग या फिर
डॉक्टरी या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं बड़े बड़े, वो मोस्ट ऑफ देम आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब वो एक सिंगल लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश। तो जनरली क्या होता है, जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट बोर्ड्स की बात करें, यूपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो पहली चीज़ तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज में कम जाते हैं, और अगर वो जाते भी हैं तो उनको वहाँ जाने के बाद पर्सनली इतनी दिक्कतें होती हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे थे, मैं सीबीएसई बोर्ड से था तो मेरा तो सब सही चल रहा था, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे थे उनको इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने शुरू से हिंदी में सारी उनको नॉलेज है। आई एम नॉट सेइंग कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज उनको पूरी थी, बट द प्रॉब्लम वाज विद द लैंग्वेज। उनको वही चीज़ें अगर उनको हिंदी में कोई समझा देता तो उनको अच्छे से समझ आ जाती थी, लेकिन बात यह है कि अगर वो हिंदी में समझ भी जाएँ, लेकिन दे हैव टू राइट द एग्जाम इन इंग्लिश, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है, उससे क्या होगा, इट इनेबल्स द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एंड अदर स्ट्रीम्स। तो जो टेक्स्ट बुक्स है, मतलब जो बुक्स है, उनका ट्रांसलेशन होगा, और टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो अदर स्टडी मटेरियल, उनका भी जो इंजीनियरिंग और अदर स्ट्रीम्स में जो भी मैंने बताया उसमें उनका ट्रांसलेशन होगा। तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी कि वो अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, उसमें पढ़ सकेंगे। तो दैट विल हेल्प देम सो मच। गणेश एंड हिज टीम हैव बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन इकोसिस्टम। तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा डेवलप किया गया है। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया है, जिससे विच कैन हेल्प ट्रांसलेट इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल इन 1/6 द टाइम इट वुड टेक फॉर अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ डोमेन एंड लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट वर्किंग मैनुअली। तो जो एआई बेस्ड सिस्टम है, वो अगर कोई मैनुअली, जो उनके डोमेन लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट बैठ के मैनुअली अगर ट्रांसलेट करे किसी बुक को, तो जितना टाइम लगेगा उससे 1/6 टाइम में, ये मतलब उससे इतने कम टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे उसको ट्रांसलेट कर देंगे। द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इन अदर एजुकेशनल डोमेन विल टेकन अप इन ड्यू कोर्स। तो पहले इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं पे वो ये पायलट प्रोजेक्ट है, और अगर धीरे धीरे ये बाकी डोमेन्स में भी जा सकेंगे, जैसे मेडिकल में या फिर और भी दूसरे जितने डोमेन्स हैं उन सब में भी जा सकेंगे स्लोली। तो अगर ये हो जाएगा तो दैट विल हेल्प द स्टूडेंट विद देयर मदर टंग, और जो उनकी जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं, जो उनसे पढ़ के आए हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। 7th न्यूज़ इज क्वाड। तो क्वाड जो है वो यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रुप है उसको क्वाड बोलते हैं। तो क्वाड क्यों न्यूज़ में देखते थे, व्हाइट हाउस अनाउंस दैट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन will be hosting the first in-person meeting of the Quad countries on September 24th. Prime Minister Narendra Modi, Australian PM Scott Morrison, Japanese PM Yoshihide Suga will be present at the meeting. तो व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि जो बाइडेन जो है वो होस्ट करेंगे पहली इन पर्सन मीटिंग, मतलब जो क्वाड मेंबर्स हैं, जो क्वाड के जो लीडर्स हैं, उनकी पहली इन पर्सन मीटिंग होगी सितंबर 24 को व्हाइट हाउस में। उसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगे और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन तो होंगे ही वहाँ पर। तो देखते हैं इसके बारे में, क्वाड के बारे में। Following the Indian Ocean tsunami, India, Japan, Australia and US created an informal alliance to collaborate on disaster relief efforts in 2007. Then PM of Japan, Shinzo Abe, formalized the alliance and as the Quadrilateral Security Dialogue or the Quad. तो क्वाड कब बना था कि तब 2007 में सुनामी आई थी इंडियन ओशन में। तो उसके आने के बाद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने एक अलायंस बनाया, जो कि डिजास्टर रिलीफ के लिए, मतलब उसका जो मेन काम था दैट वाज डिजास्टर रिलीफ की, जो भी डिजास्टर आएंगे उनके रिलीफ एफर्ट्स के लिए ग्रुप बनाया गया था 2007 में। और जो जापान के उस टाइम पीएम थे शिंजो आबे, उन्होंने उसको फॉर्मलाइज किया था अलायंस को, उसका नाम रखा था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और द क्वाड। फिर बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया बैकड आउट फ्रॉम द क्वाड। तो फिर क्वाड नहीं रहा था, कुछ दिनों के लिए इनइफेक्टिव हो गया था। और 2017 में इन 2017 फेस्ड अगेन विद द राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइना। 2017 में जब धीरे धीरे चाइना का थ्रेट जो बढ़ गया, चाइना यूनिलिटरली सबको धमका रहा है उस टाइम पे, तो उसके राइजिंग थ्रेट को देखते हुए फिर 4 कंट्रीज रिवाइव द क्वाड। तो क्वाड को दोबारा से रिवाइव किया गया, ब्रॉडनिंग इट ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म दैट एम टू स्लोली री एस्टेब्लिश रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसका जो पहले अगर हम देखें कि पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट, फिर उसको ब्रॉड किया गया, ऑब्जेक्टिव इसके बढ़ाए गए, और अब जो ऑब्जेक्टिव है दैट वाज एम टू स्लोली री एस्टेब्लिश रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। फिर उसके बाद 2020 में जो हमारी एक मालाबार एक्सरसाइज होती थी, जिसमें इंडिया, यूएस और जापान पार्टिसिपेट करते थे, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया गया, मार्किंग द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुपिंग ऑफ क्वाड सिंस इट रिसर्जेंस इन 2017 एंड फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 नेशन
इन ओवर अ डिकेड। तो जो मालाबार एक्सरसाइज 2020 में हुई जिसमें चारों कंट्रीज ने पार्ट लिया, दैट वाज फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 कंट्रीज इन ओवर अ डिकेड। In March 2021, the Quad leader met virtually and later released a joint statement titled "The Spirit of the Quad," which outlined the group's approach and objective. तो 2021 में जो क्वाड लीडर थे उन्होंने वर्चुअली मीट किए, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था तो इन पर्सन तो मीटिंग हो नहीं रही थी, तो वर्चुअली दे मेट और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला चारों ने, और उसका जो टाइटल था जॉइंट स्टेटमेंट का, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ क्वाड। और स्पिरिट ऑफ क्वाड इस स्टेटमेंट में क्या था कि जो ग्रुप है क्वाड, उसके अप्रोचेज एंड ऑब्जेक्टिव डिटेल में डिस्कस किए गए थे। एथ न्यूज इज ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम। तो डॉक्टर रेणु स्वरूप जो है सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, उन्होंने कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कनेक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है साइंस में, जैसे अगर साइंस को मूव करना है या साइंस को बढ़ाना है तो उसमें जो कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कनेक्शंस का जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस किया। कहाँ पे? ब्रिक्स यंग स्टूडेंट साइंटिस्ट फोरम। तो अभी इंडिया में ब्रिक्स यंग स्टूडेंट साइंटिस्ट फोरम चल रही है, तो उस पर इन्होंने डिस्कस किया। तो इसके बारे में देखते हैं ब्रिक्स BISF क्या है। तो द ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम समिट वर फर्स्ट होस्टेड बाय इंडिया इन 2016। तो पहली बार जब हुई थी 2016 में इंडिया ने होस्ट किया था, उसके बाद चाइना ने किया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2018 में, ब्राज़ील ने 2019 में, रशिया में 2020 में, और 2021 में अब इंडिया में फिर से हो रहा है। दिस ईयर द 4-day कॉन्क्लेव स्टार्टेड ऑन 13 सितंबर। 13 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ और 16 सितंबर को ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आज। द बेस्ट यंग साइंटिस्ट विद एन आइडिया ऑन इनोवेशन वुड बी अवार्डेड एट द ब्रिक्स BISF 2021। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रिक्स BISF होगा उसमें जो बेस्ट यंग साइंटिस्ट होगा जिसमें के पास कोई आइडिया और इनोवेशन होगा उसको अवार्ड किया जाएगा। यंग इनोवेटर प्राइज उसका नाम है जो अवार्ड होगा। Young Innovator Prize has been one of the focuses of the BRICS BISF and the award is supported by the DST Government of India। तो ये जो अवार्ड है यंग इनोवेटर प्राइज उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट कॉन्क्लेव विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना इन 2022। तो अभी इंडिया में हो रहा है और जो नेक्स्ट होगा 2022 में वो चाइना में होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज का करंट अफेयर्स में इतना ही है, और तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और कैसी है। अगर आपको नहीं भी सही लगती तो लेट अस मेक इट बेटर फॉर यू बाय टेलिंग कि क्या कमियां हैं हमारी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, so that we can reach to more and more students and make it better. Thank you so much for watching. Have a nice day.